आपने कभी सोचा कि क्या होता अगर इन्फिनिटी कैसल मूवी में आकादा दोमा पे अटैक कर देता, या फिर उससे भी बेटर व्हाट इफ तांजीरो एपिसोड 1 से ही सन ब्रीदिंग को प्रैक्टिस करता। एंड अगर ये भी बस नहीं है तो एक और, व्हाट इफ तांजीरो के डैड भी डीमन स्लेयर को ज्वाइन कर लेते। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो मेक श्योर कि आप पूरी वीडियो देखना। लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इफ तांजीरो के डैड डीमन स्लेयर कॉर्प्स को ज्वाइन कर लेते। तो देखो, हमने इन्फिनिटी कैसल मूवी में देखा था कि तांजीरो के डैड कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमें इतना बताया नहीं है उनके बारे में, बट एटलीस्ट हमें ये पता है कि उनके पास ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड तो कंफर्म है ही, और साथ ही हिनोकामी कागुरा वाला डांस भी अच्छे से आता है उनको। तो ये सिनेरियो इमेजिन कर लो कि उसके डैड को कभी कोई बीमारी हुई नहीं थी और वो जल्दी नहीं मरेंगे, बट स्टिल अगर तांजीरो को डीमन स्लेयर कॉर्प्स को ज्वाइन करना है तो उसको अपने अर्ली 20s में ही ज्वाइन करना होगा, बिकॉज तभी उनकी स्ट्रेंथ पीक पे होगी। जिसका मतलब है कि तांजीरो और नेज़ुको काफी ज्यादा यंग हो गए जब तांजीरो डीमन स्लेयर को ज्वाइन कर लेगा, जिसका अब ये भी मतलब है कि तांजीरो अपने डैड के साथ कम टाइम स्पेंड किया होगा बचपन में, और साथ ही वो हिनोकामी कागुरा के बारे में ज्यादा सीखा भी नहीं होगा उनसे। तांजीरो के डैड डीमन स्लेयर के सिलेक्शन को इजीली पास कर लेगा अपनी सन ब्रीथिंग यूज करके, जो सबको काफी ज्यादा शॉक कर देगा। और कगाया भी तांजीरो को बटरफ्लाई मैंशन पे बुला लेगा, ये जान के कि एक स्ट्रॉन्ग और साथ ही सन ब्रीथिंग वाला स्लेयर उनको ज्वाइन किया है। तांजीरो अपने 20s में है, यानी इसका ये मतलब है कि काफी हाशिरा अभी तक ज्वाइन भी नहीं किए होंगे, जैसे कि मुइचिरो और मित्सुरी। और तांजीरो डीमन स्लेयर के साथ ट्रेन करके बहुत जल्दी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और थोड़े टाइम में वो अगला सन हाशिरा भी बन जाएगा अलॉन्ग विद उरोकोदाकी एंड शिंजिरो। तांजीरो नेचुरली डीमन स्लेयर माँ के साथ बॉर्न हुआ था, जस्ट लाइक योरिची एंड तांजीरो, जिसकी वजह से वो ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड और साथ ही रेड ब्लेड वाली एबिलिटी दोनों ही बहुत जल्दी अवेकन कर लेगा, जिससे वो बाकी के हाशिरास को भी ये सारी टेक्निक सिखा पाएगा, जिससे अब सभी हाशिरास बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। एंड अब जब सभी हाशिरास के पास डीमन स्लेयर मार्क है, तो अब एक अपर लेवल की डीमन को हराना इनके लिए पॉसिबल होगा, जो बहुत सालों तक कभी नहीं हो पाया था। एंड जल्द ही इसकी वजह से अब सन ब्रीदर की न्यूज मुदान तक पहुंच जाएगी, जिससे मुदान काफी ज्यादा डर जाएगा, और साथ ही तांजीरो उसके रेडार लिस्ट में भी आ जाएगा। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो तांजीरो और योरिची ये दोनों ही काफी हद तक बहुत सेम दिखते हैं, प्लस हानाफुदा इयरिंग्स भी है, जिससे अब मुदान तो ऑब्वियसली तांजीरो के सामने नहीं जाएगा, वो अपने डीमंस को भेजेगा उनके सामने, बट ऑब्वियसली इससे अब कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, ये लोग एक एक करके सभी अपर रैंक डीमंस को हरा देंगे। तो अब मुदान का फाइनल ऑप्शन अपर मून 1 कोकुशिबो को भेजना होगा उनके पीछे, बट दे विल मैनेज टू बीट हिम विद तांजीरो, जिससे अब आप लोग को लग रहा होगा कि ये लोग तांजीरो की हेल्प से मुदान को बहुत आराम से हरा देंगे, जो ट्रू भी है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, आपको पता है कि जब लास्ट टाइम योरिची ने मुदान को ऑलमोस्ट हरा दिया था, तब फिर मुदान हाइडिंग से बाहर आया ही नहीं था जब तक योरिची मरा नहीं था। वो इन्फिनिटी कैसल में सालों तक छुपा हुआ था, एंड ओरिजिनल स्टोरी में भी मुदान सामने नहीं आता अगर नेज़ुको नहीं होती, उसको वहाँ पे आना पड़ा था क्योंकि उसको सन की इम्यूनिटी चाहिए थी। हमारे सिनेरियो में अब मुदान वापस हाइडिंग में चले जाएगा जब तक तांजीरो मर नहीं जाता, और फिर तांजीरो के डेथ के बाद सभी चीज़ें एकदम सेम चलेगी फर्स्ट एपिसोड जैसे ही, जिससे अब आप लोग को लग रहा होगा कि इवेंचुअली आगे आके मुदान मर ही जाएगा ओरिजिनल स्टोरी जैसे। बट नहीं, क्योंकि मैं आपको याद दिला दूं, मैंने बोला था कि तांजीरो के डैड बहुत पहले डीमन स्लेयर को ज्वाइन कर लिए थे, जिसकी वजह से तांजीरो अपने डैड के साथ बहुत कम टाइम स्पेंड कर पाया था बचपन में, और बड़े होकर तांजीरो कभी भी सन ब्रीदिंग के बारे में सीखा ही नहीं होगा उनके डैड से, जिसकी वजह से वो स्टोरी में बहुत जल्दी मर जाएगा, मोस्टली वो एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में ही मर जाएगा, जिससे फाइनल बैटल में तांजीरो नहीं होगा, और ऑब्वियसली तांजीरो की एब्सेंस में ये लोग का जीतना इम्पॉसिबल है। काफी सैड सिनेरियो था ये, अच्छा हुआ उसके डैड ने डीमन स्लेयर को ज्वाइन नहीं किया था। बट लेट्स सी कि क्या होता अगर तांजीरो फर्स्ट एपिसोड से ही सन ब्रीदिंग को प्रैक्टिस किया होता इंस्टेड ऑफ वाटर। बट अगर आपको पिछला सिनेरियो अच्छा लगा था तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना आगे बढ़ने से पहले। स्टोरी वैसे ही जाएगी जस्ट लाइक ओरिजिनल स्टोरी। तांजीरो कोल बेचने जाता है एंड आके उसको ये दिखता है, फिर वापस वही गियू वाला पूरा कॉन्वो होता है, और फिर गियू तांजीरो को उरोकोदाकी के पास भेज देता है टू ट्रेन एंड बिकम अ डीमन स्लेयर। एंड अब यहाँ से ही काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो गए स्टोरी में। फर्स्ट तो ये है कि उरोकोदाकी देखेगा कि तांजीरो जो ब्रीदिंग स्टाइल यूज़ कर रहा है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड साथ ही उसको रियलाइज़ हो जाएगा कि ये सन ब्रीदिंग है, तो वो ऑब्वियसली उसको वाटर ब्रीदिंग नहीं सिखाएगा, बट वो उसको स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस की ट्रेनिंग देगा, जिससे वो सन ब्रीदिंग को और एफिशिएंटली यूज़ कर पाए, और तांजीरो फिर एग्जाम को भी आराम से पास कर लेगा। और जब कगाया को समझेगा कि तांजीरो सन ब्रीदिंग का यूजर है, तो वो उसको बटरफ्लाई मैंशन पे बुला के रेनगोकू के साथ ट्रेन करने लगाएगा, और साथ ही ओरिजिनल स्टोरी के बदले वो उसको अलग अलग मिशन पे भेजेगा, जिससे वो अपनी सन ब्रीदिंग को और ज़्यादा इवॉल्व कर पाएगा, और साथ ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी बना पाएगा। बट एक चीज़ है कि अब रेनगोकू के साथ अलग अलग मिशन पे जाने की वजह से तांजीरो कभी भी ज़ेनित्सु और इनोस्के से मिलेगा ही नहीं, जिससे ये लोग अभी दोस्त नहीं बन पाएंगे, और साथ ही बहुत जल्दी मारे जाएंगे स्टोरी में। दूसरे साइड मुझे ट्रेन आग पे आते हैं, रेनगोकू के साथ तांजीरो होगा विद इज ओवर पावर्ड सन ब्रीदिंग। बाकी सब सेम होगा अंटिल आकादा अराइव्स। फिर होगा आकादा वर्सेस रेनगोकू। फाइट एकदम सेम चलेगी, बस इस बार तांजीरो भी बीच में इंटरफेयर करेगा रेनगोकू की हेल्प करने के लिए, एंड सब सेम चलेगा। बट मेन सवाल ये है कि क्या रेनगोकू फिर से मरेगा या फिर नहीं। देखो, तांजीरो ने अभी तक अपना डीमन स्लेयर मार्क अवेकन नहीं किया है, तो आकादा के सामने उसकी बैटल टफ होगी, एंड हम ये मान के चलते हैं कि तांजीरो अपना मार्क अवेकन नहीं करेगा, क्योंकि देखो रेनगोकू की डेथ उसके लिए एक टाइप का कैनन इवेंट सा था, और साथ ही मेरे को नहीं लगता आकादा इतनी जल्दी मर जाएगा स्टोरी में। यस, रेनगोकू वापस मरेगा।
एंड एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में जाके ही तांजीरो अपना डीमन स्लेयर मार्क का वेकिन करता है और चीजें एकदम सेम चलेगी अप अंटिल मुदान अराइव्स। एंड अभी तांजीरो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, उसने अपना डीमन स्लेयर मार्क के साथ साथ ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को भी अच्छे से मास्टर कर लिया है, जिससे अब जब वो आकादा के सामने आएगा रीमैच के लिए वो लोग आकादा को बहुत जल्दी निपटा देंगे। घीव और तांजीरो दोनों ही ओरिजिनल स्टोरी के कंपेयर में कम एग्जॉस्टेड हुए होंगे क्योंकि ये लोग ने आकादा को जल्दी निपटा दिया था और उनको मुदान के सामने वाली बैटल में काफी हेल्प करेगा ये चीज। एंड अब तांजीरो इतना ज्यादा ओवर पावर्ड हो गया है कि वो लोग मुदान को फाइनली हरा देंगे। एंड इस बार ज्यादा हाशिराज नहीं मरेंगे लाइक ओरिजिनल स्टोरी। मैं नाम नहीं लूंगा हाशिराज के फॉर स्पॉइलर रीजंस, बट मांगा रीडर समझ गए होंगे। तो यस, ऐसे ही तांजीरो के इतने ओवर पावर्ड एबिलिटीज की वजह से ये लोग मुदान को फाइनली हरा देंगे विथ लेस कैजुअलिटीज। बट ये तो कुछ भी नहीं है, फाइनल सिनेरियो काफी ज्यादा क्रेजी होने वाला है। क्या होता अगर आकादा दोमा पे अटैक करता है इन्फिनिटी कैसल में। बट आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर वीडियो को आपने लाइक किया है एंड यहाँ पे वीडियो को पॉज करके कमेंट में बताना कि आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, आकादा या फिर दोमा। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, दोमा की फुल स्ट्रेंथ हम लोग को अभी तक नहीं पता है क्योंकि एक तो कभी वो सीरियसली फाइट किया नहीं है, प्लस उसको कभी चांस भी नहीं मिला है अपना फुल पोटेंशियल शो करने के लिए, अनलाइक आकादा एंड कोकुशिबो। तो बहुत मुश्किल है उसकी असली स्ट्रेंथ पता लगाना। बट कम ऑन, वो अपर टू ऐसे ही थोड़ी ना है, वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि ये बैटल दोनों के लिए बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग और साथ ही बहुत लंबी होगी। दोमा हमेशा चेयरफुल और बच्चों जैसा रहता है और ऐसे लगता है कि उसमें बहुत सारे इमोशंस है, बट रियलिटी में उसका उल्टा है, बल्कि वो इमोशनलेस है, जो आकादा के लिए एक मेजर प्रॉब्लम है क्योंकि आकादा अपना कंपस नीडल यूज़ करके दोमा को सेंस नहीं कर पाएगा, जिसका मतलब आकादा का कंपस नीडल यूजलेस हो गया है ये वाली फाइट में। यानी कि दोमा को अब एक अपर हैंड मिल गया है अगेंस्ट आकादा और साथ ही दोमा ऑलरेडी आगे है आकादा से वाली फाइट में क्योंकि देखो वो अपर रैंक 2 है, तो मुदान का ब्लड ऑब्वियसली उसमें काफी ज्यादा है और साथ ही दोमा वुमेन्स को भी खाता है अनलाइक आकादा, जो बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस होती है अकॉर्डिंग टू दोमा, जिसकी वजह से आकादा की स्ट्रेंथ स्लाइटली कम हो गई होगी कंपेयर टू दोमा। और एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि दोनों ही डीमंस की फाइटिंग स्टाइल एक दूसरे से बहुत ज्यादा अपोजिट है। आकादा को क्लोज हैंड टू हैंड कॉम्बैट पसंद है क्योंकि वो मार्शल आर्ट्स को यूज करता है, एंड ऑन द अदर साइड दोमा को थोड़ा दूर आउट ऑफ रेंज रह के लड़ना पसंद है, जिससे वो अपनी आइस वाली एबिलिटीज यूज कर सकता है मैक्सिमम डैमेज देने अपने ओपोनेंट्स को। तो एग्जैक्ट विनर पता लगाना यहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किल है, बट अभी तक जो पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखा उससे यही लगता है कि दोमा का चांस ज्यादा है जीतने का। प्लस आपको ये वाला सीन भी याद होगा जब कोकुशिबो आकादा को बोलता है तो वो एक 1v1 कर सकता है दोमा के साथ उसकी रैंकिंग लेने के लिए, बट ये ऑफर को एक्सेप्ट करने के बदले आकादा वहां से गुस्से में निकल जाता है, जिसका यही कंक्लूजन है कि आकादा को पता है कि वो दोमा जितना स्ट्रांग नहीं है और अभी भी उसको और ट्रेन करके स्ट्रांग बनना होगा दोमा को चैलेंज करने के लिए। तो ये बैटल दोमा के लिए आज तक की सबसे ज्यादा डेडली और मुश्किल होगी, बट इवेंचुअली वो जीत जाएगा ये मैच। यानी कि आकादा का दोमा पे अटैक करना बस एक बेवकूफ़ी होगी, और बेवकूफ़ी तो छोड़ोगे, ये दोनों गधे आपस में लड़ना शुरू कर दिए तो मुदान इनकी अलग मारेगा। खैर यार, बस हो गया मेरा आज के लिए, वीडियो खत्म करते हैं। तो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना जाते जाते और सब्सक्राइब भी कर लेना। आई एम एमिंग फॉर 10K सब्सक्राइबर्स ये साल खत्म होने से पहले। आई नो औकात से थोड़ा ज़्यादा बाहर है, बट कर दो यार। बाय।